हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे कार्बन वाले चैप्टर का पार्ट थर्ड कवर करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में हम ऑलरेडी काफी सारी चीजें देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देखो, उसके बाद इस पे जंप करो। पिछले वीडियो में हमने IUPAC के बारे में काफी कुछ सीखा था। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी थी कि मैं आपको अच्छे से IUPAC के बारे में समझा पाऊं, जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स थे उनके बारे में अच्छे से बता पाऊं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको रिस्पॉन्स करने का पूरा ट्राई करूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से बता दूं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अपने इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और पार्ट थर्ड को कंटिन्यू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अभी तक हमने कार्बन के बारे में काफी कुछ सीख लिया है, जान लिया है। अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जैसे कि पहले लिखा हुआ है कंबशन। हम ऑलरेडी कंबशन से फैमिलियर है। कंबशन क्या होता है? कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होना। तो हमने फर्स्ट वीडियो में ही ये मुद्दा उठाया था कि अगर कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ऐसा क्या होगा जिससे हम पता कर पाएंगे कि उस चीज में कार्बन प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पर यही चीज आपको बताया गया है कि क्या बनेगा जब कभी भी कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है, तो हमको क्या क्या मिलता है। तो देखो, ये भी कार्बन का ही कंपाउंड है, आप जानते होंगे, इसे हम मीथेन कहते हैं। मीथेन जब बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ तब भी ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, H2O यानी वाटर रिलीज करता है, हीट एंड लाइट रिलीज करता है। ठीक है, सेम ये क्या है? दिस इज OH मतलब अल्कोहल। अल्कोहल का रिएक्शन जब भी ऑक्सीजन के साथ होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट और H2O। एक चीज हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर H2O भी रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम ऑलरेडी जानते थे कि कार्बन का जब कभी भी रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बनता है। अच्छा, इसको याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब कभी भी ऐसा होगा कि किसी चीज का रिएक्शन, अब हमें पता नहीं वो चीज क्या है, उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, हीट, लाइट मिल जाए, H2O मिल जाए, तो हम सिंपली कह देंगे कि वहां पर कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, मे बी पॉसिबल और भी चीजें प्रेजेंट हो, बट कार्बन तो प्रेजेंट होगा ही होगा, तभी कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और तभी क्या हो रहा है, हीट और लाइट रिलीज हो रही है। अब देखो, यहाँ पर दो एक्टिविटीज थी। ठीक है, इन दोनों एक्टिविटीज से खास लेना देना हमारा नहीं है, हम खाली इनके रिजल्ट्स पर ही बात करने वाले हैं। देखो, एक्टिविटीज क्या है कि आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको प्रॉपर लैब वगैरह चाहिए, चीजें चाहिए। ठीक है, जब आप रिजल्ट्स पर ध्यान दे दोगे तो आपकी कोई भी MCQ वाले क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे, क्योंकि वहां पर ऐसे डायरेक्ट ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लो कि आपसे पूछा गया, पहली लाइन लिखी हुई है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम व्हाइल अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स विल गिव अ येलो फ्लेम विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। तो हम सभी जानते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले, और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। अब सपोज दैट उन्होंने बोला कि कोई एक कंपाउंड है जो कि बर्न होने के बाद हमें क्लीन फ्लेम दे रहा है। ठीक है, तो वो कंपाउंड क्या हो सकता है? ऑप्शन ऐसा है, पहला ऑप्शन है CH4 है, फिर C2H4 है, फिर C3H9 है, फिर C4H6 है। अब आपको क्या पता कि किसके जलने पे कैसी फ्लेम आएगी, लेकिन अगर आपको ये लाइन याद है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लीन फ्लेम देता है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि हमें खाली ये चेक करना है कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कहां पर प्रेजेंट है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी बात करूं, लाइक 8-2 is 6, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज है, ये CnH2n जैसा दिख रहा है, मतलब डबल बॉन्ड वाली चीज है, ये भी CnH2n जैसा दिख रहा है, मतलब डबल बॉन्ड वाली चीज है। केवल इकलौता यही एक ऐसी चीज है जो सिंगल बॉन्ड वाली है, मतलब इसके जलने पर हमको क्लीन फ्लेम मिलने वाला है, राइट। अब मैं अगर क्वेश्चन घुमा दूं, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि हमें येलो फ्लेम के साथ साथ ब्लैक स्मोक नहीं देगा? तो ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, सिर्फ यही एक ऐसा है जो नहीं देगा, राइट। इस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम करा जाता है। अब ये घुमाया इसलिए गया क्योंकि इसी लाइन को डायरेक्टली नहीं पूछा गया, एग्जाम्पल के साथ पूछा गया। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड कौन सा है। हमको ये भी पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड वाला जब जलेगा तब क्लीन फ्लेम देगा, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला जब जलेगा तब येलो फ्लेम देगा और साथ में काला धुआं देगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। दिस रिजल्ट्स इन अ सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट। तो एक्टिविटी नंबर 4.3 में जो सूटी डिपॉजिट हो गया है वो इसी वजह से हुआ है मेटल प्लेट पर, ऐसा कुछ बताया गया है। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी है जिस केस में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी आपको सूटी फ्लेम रिजल्ट कर सकता है, और वो कंडीशन है इनकम्प्लीट कंबशन की। इनकम्प्लीट कंबशन मतलब होता है ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर दो, लिमिट कर दो। जब ऐसा कर दोगे तो वो अच्छे से बर्न ही नहीं हो पाएगा। जब अच्छे से बर्न नहीं होगा तब वो क्या करेगा, सूटी फ्लेम देगा आपको। ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है, इसको भी अच्छे से याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। देन है द गैस कैरोसिन स्टोव यूज्ड
at home has inlet for air so that a sufficiently oxygen rich mixture is burnt to give a clean blue flame. जो हमारे घरों में स्टोव वगैरह जो यूज होता है, जिसमें हम कैरोसिन से गैस के थ्रू हम आग जलाते हैं, उनमें कुछ हवा के लिए कुछ इनलेट्स होते हैं. इनलेट्स मतलब हवा जाने के लिए, मतलब ऑक्सीजन के लिए इनलेट्स बनाए जाते हैं ताकि आराम से ऑक्सीजन मिल सके और क्लीन फ्लेम जल सके. नहीं तो क्या होगा, आपके जो बर्तन होंगे उनपे काले काले गंदगी लग जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अच्छे से आपको बर्तन बहुत मांजने पड़ेंगे. ये देखो यहाँ पर वही लाइन लिखी हुई है, इफ यू ऑब्जर्व द बॉटम्स ऑफ कुकिंग वेजल्स गेटिंग ब्लैकेंड. ठीक है, अगर आप देख रहे हो कि बर्तन के नीचे ब्लैक ब्लैक हो गया है, इट मीन्स द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड. मतलब एयर होल्स जो थे ब्लॉक हो गए हैं और फ्यूल वेस्ट हो रहा था. ठीक है, तो ये जो फ्यूल होते हैं कोल और पेट्रोलियम, इनमें थोड़े थोड़े अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर होता है. आपको मुझे कमेंट करके बताना है पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन कहां पर प्रेजेंट है और सल्फर कहां पर प्रेजेंट है. ठीक है, क्यों कोल और पेट्रोलियम जलाने से पोल्यूशन होता है, इसका रीजन बताया हुआ है. क्योंकि कोल और पेट्रोलियम में काफी सारे अमाउंट में सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं. तो जब आप इनको जलाते हैं तो इनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है, यानी कि सल्फर का ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा, जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता, जिसे हम पॉल्यूटेंट कहते हैं एनवायरनमेंट के लिए. इसीलिए इनको नहीं जलाना चाहिए. ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि पेट्रोल का यूज कम करिए, इससे काफी पोल्यूशन होता है. वाई डू सब्सटेंसेस बर्न विद और विदाउट अ फ्लेम. कुछ चीजों में आप देखोगे कि जब वो बर्न हो रही है तो उसमें एक ऐसे लॉ टाइप की हमें दिखाई पड़ती है. ठीक है, कुछ चीजों में कोई लॉ नहीं होती, बस वो बर्न हो जाती है ना. हैव यू ऑब्जर्व्ड इधर अ कोल और अ वुड फायर. आपने कभी कोल और वुड फायर देखा है? कैंडल और एलपीजी ये सब जब बर्न होता है तब आपको बकायदा फ्लेम देता है. देखो गैस स्टोव पर भी हम जब जलाते हैं तो हमको वहां पर फ्लेम मिलता है. जैसे सर्दी के मौसम में जब कभी भी कोयला हम लोग जला लेते हैं, उसको हम रख देते हैं कि वो थोड़ा सा बस हमें हीट प्रोवाइड करे, ऐसे आग की तरह जलने ना लगे, फ्लेम ना देने लगे, है ना. बिना फ्लेम की बस वो हमें हीट देता है. तो कोयला ऐसे ही जलता है या चारकोल ऐसे ही जलता है. दिस इज बिकॉज अ फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न. ये एक लाइन इस पूरी बात का रीजन है. क्या लिखा हुआ है कि फ्लेम तभी प्रोड्यूस होती है जब कभी भी कोई गैसियस सब्सटेंस बर्न होता है, मतलब जब कोई गैस बर्न हो रही होती है. जब गैस बर्न होगी तभी फ्लेम क्या होगा, प्रोड्यूस होगा. जब कभी भी हम वुड और चारकोल को हम बर्न करते हैं, वुड और चारकोल में जो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं वो वोलेटाइल सब्सटेंस वेपराइज होने लगते हैं. ठीक है, और बर्न करने लगते हैं फ्लेम के साथ स्टार्टिंग में. मतलब जब गैसियस सब्सटेंस के एटम हीट होते हैं और ग्लो करने लगते हैं, मतलब इतने जल जाते हैं कि ग्लो करने लगते हैं. जैसे मान लो कि लोहा, जब हम कभी भी क्या करते हैं, लोहे को जब हम बर्न करते हैं तो लोहा भी हमें ग्लो करता हुआ नजर आता है ना. लोहा जल जल के अपने कलर चेंज करने लगता है, ग्लो करने लगता है. ऐसा क्यों? क्योंकि लोहा जब जलने लगता है तो वो भी गैसियस सब्सटेंस में ही कन्वर्ट हो जाता है और गर्म होने के बाद ग्लो करने लगता है, इसीलिए हमें उसकी भी फ्लेम नजर आती है. तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आप कॉपर वायर को हीट करने का ट्राई करो. ठीक है, और देखोगे कि जब आप कॉपर वायर को हीट करोगे इन द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव, ऑब्जर्व इट्स कलर, आप उसका कलर नोटिस करना. ठीक है, यू हैव सीन दैट इनकम्प्लीट कंबशन जो होता है, आपने देखा है कि इनकम्प्लीट कंबशन आपको सूट देता है. सूट यानी कि कार्बन ही होता है एक तरीके का, जो कि नीचे बैठ जाता है. ठीक है, व्हाट विल यू एट्रीब्यूट द येलो कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम टू. अब यहाँ पर कोल और पेट्रोलियम के बारे में है कि कोल और पेट्रोलियम कैसे बनता है. तो कोल और पेट्रोलियम जो बनता है वो बायोमास के थ्रू बनता है. बायोमास का मतलब है कि धरती पर जो पेड़ पौधे इंसान जानवर मतलब जो कुछ भी है, ठीक है, जो बायोमास है उनसे बनता है. ये काफी लंबा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल जियोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरता है, तब हमको कोल और पेट्रोल मिलता है. जैसे काफी टाइम तक, काफी जैसे लंबे अरसे तक जब कई सारे इंसान, कई सारे पेड़ पौधे, कई सारे जानवर ये जब डेड हो जाती हैं, तो डेड होने के बाद जमीन में दब जाती हैं, घुस जाती हैं, ठीक है, क्रश हो जाती हैं. कभी अर्थक्वेक से, कभी वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू जब मिक्सअप हो जाती हैं, काफी प्रेशर के बाद, अर्थ एंड रॉक के काफी प्रेशर के बाद वो चीज धीरे धीरे करके कोल में कन्वर्ट हो जाती है. ऑयल एंड गैस आर द रिमेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द सी. तो समंदर में जो भी पेड़ पौधे, छोटे छोटे जानवर, ठीक है, जब ये डेथ हो जाती है इनकी, तो ऑयल और गैस वहां से हमें मिलता है. ठीक है, when they died their bodies sank to the seabed and were covered by silt. तो जब इनकी डेथ हो जाती है तो काफी सारी जो इनकी बॉडी होती है वो सी बेड पे ही
लाइक सैंक हो जाती है, मतलब वहीं पर रह जाती है और सिल्ट से कवर हो जाती है। फिर बैक्टीरिया उस पर अटैक करते हैं और उनको क्या करते हैं, ऑयल एंड गैस में धीरे धीरे हाई प्रेशर के थ्रू, लाइक हाई प्रेशर मतलब क्या होता है, काफी टाइम तक ये लंबा प्रोसेस है, लाइक उस पर प्रेशर पड़ता है, काफी हाई प्रेशर पड़ता है, काफी हाई प्रेशर के अंडर में ये ऑयल और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। द ऑयल एंड गैस seeped into the porous part of the rock and got trapped like water in a sponge। तो क्या होता है, जैसे किसी स्पंज में पानी ट्रैप हो जाता है, मतलब स्पंज आपने देखा होगा ना, उसमें पानी आप ऐसे सोक कर सकते हैं, फिर आप स्पंज को दबाएंगे तो उसमें से पानी निकलता है। ठीक उसी प्रकार से ऑयल और गैस पत्थरों में जो पोरस पार्ट होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, उसमें वो दबा होता है। कैन यू गैस वाई कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल? तो क्या आप बता सकते हैं, क्या आप गैस कर सकते हैं कि कोल और पेट्रोलियम को हम फॉसिल फ्यूल क्यों बोलते हैं? तो इसका जवाब आप में से देखते हैं कि कौन कमेंट सेक्शन में देता है। इसका सटीक से सटीक जवाब क्या हो सकता है, ठीक है, सोच करके बताना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ते हैं। ऑलरेडी हम ऑक्सीडेशन के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में सुना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में सुना है, ये सब चीजें क्या होती है ना। तो जैसे अब इसमें हमें क्या पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन का यहाँ पर इस चैप्टर में मतलब क्या यूज है, वो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा है। देखो इसमें क्या लिखा है, कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन। तो देखो जब हम कंबशन करते हैं तो हम उसमें ऑक्सीजन का एडिशन ही कर रहे हैं, मतलब कार्बन के लिए कंबशन इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शंस इन व्हिच अल्कोहल आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आपको कार्बोक्सिलिक एसिड याद है, COOH मैंने बताया था। तो इस केस में जो आपने अल्कोहल पढ़ा था, ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इसका ऑक्सीडेशन होता है तब ये बन जाता है, ठीक। ये चीज जो है ये CH3 है, CH3, दिस इज CH2 एंड दिस इज OH। अब इसमें क्या होता है, ये CH3COOH बन जाता है। इसमें क्या होता है कि हम ये जो चीजें आप देख रहे हो, ये अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट और एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट, ये सारी चीजें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है कि खुद रिड्यूस हो जाओ और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दो, ठीक है। देखो जब अल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता तब ये अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, लाइक दिस विल फॉर्म दिस CHO। लेकिन ये इतने तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं कि इसको एल्डिहाइड बनने ही नहीं देते, डायरेक्टली COOH बना लेता है, ठीक है। इसीलिए ये काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाते हैं। आप इनके बारे में काफी अच्छे से 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए इतना ठीक है। तो पहला अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट है, ये KMnO4 को हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको हम बोलते हैं K2Cr2O7 को हम बोलते हैं डाइक्रोमेट। ये दो है ना, इसीलिए इसको हम डाइक्रोमेट बोलते हैं। और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये K जो है पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इनको हम इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं क्योंकि अल्कोहल को एसिड में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब डबल बॉन्ड वाली चीज है, और इसमें कुछ कुछ करके हम क्या करते हैं, इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी को एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है, ठीक है। आपको सबको याद होगा कि जब हम एल्केन से एल्कीन की तरफ बढ़ते हैं तब हाइड्रोजन कम हो जाता है, तो हमको जब एल्कीन से एल्केन बनाना है तो हमें हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, और ये हाइड्रोजन ऐसे डायरेक्टली नहीं ऐड होता है, इसको ऐड करने के लिए भी हमें कैटलिस्ट चाहिए होता है। वो कैटलिस्ट का नाम है पैलेडियम या फिर निकल। तो पैलेडियम और निकल क्या करते हैं, वो मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिससे रिएक्शन फास्ट हो सके, अच्छे से हो सके। ये क्या करते हैं, जैसे C, R और R, तो यहां पर है डबल बॉन्ड। ये क्या करते हैं, इस डबल बॉन्ड को रिमूव करते हैं और उस डबल बॉन्ड को हटा करके एक हाइड्रोजन इस तरह से लग जाता है। अब आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है और सबके बॉन्ड कंप्लीट है। देखो इसका 1 2 3 4 कंप्लीट है और इसका भी 1 2 3 4 कंप्लीट है। इस तरह से ही बनाते हैं, ठीक है। सपोज करो मैं यहां पर लिखती हूँ C डबल बॉन्ड C, CH3 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 और CH3। मैं कह रही हूँ एडिशन रिएक्शन करवाओ, यहां पर पैलेडियम प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या बनेगा, ये कुछ नहीं करना है, ये एक बॉन्ड तोड़ देना है हमको और यहां पर हाइड्रोजन लगा देना है और यहां पर हाइड्रोजन लगा देना है, खत्म बात। नाम कैसे बताओगे, पहले क्या करते हैं, लंबी सी चेन हम सिलेक्ट करते हैं। तो मान लो मैंने ये चेन सिलेक्ट कर ली, ठीक। अब देखो यहां पर
अगर मैं इधर से काउंट करती हूँ 1 2 3 4, तो भी क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 पर मिथाइल आ रहा है, 2 पर मिथाइल आ रहा है। इसका नाम मिथाइल होता है साइड चेन में, ठीक है। अगर इसमें सोचो, अगर ये CH4 होता तो इसका नाम मीथेन होता। तो जब ये साइड चेन में आ जाता है तब हम मीथेन की जगह YL लगा देते हैं, मिथाइल बना देते हैं, मैथ के साथ में YL लगा देते हैं, मिथाइल बना देते हैं साइड चेन में जब इसका नाम रखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सेकेंड नंबर पर लगा हुआ है और थर्ड नंबर पर लगा हुआ है, तो हम बोलेंगे 2,3 डाई मिथाइल। पहले हम साइड चेन का नाम लिखते हैं, आपको याद होगा, तो हम लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल, और ये क्या है, मेथ H प्रोप ब्यूटेन, ठीक है। You must have seen advertisements stating that some vegetable oils are healthy. Animal fats generally contain saturated fatty acids which are said to be harmful for health. Oil containing unsaturated fatty acids should be chosen for cooking. तो देखो, अच्छा, हाइड्रोजन के ऐड होने को हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको भी याद रखना आप। और ये निकल और पैलेडियम का भी नाम याद रखना कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में निकल और पैलेडियम का इस्तेमाल होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो बहुत ही आसान रिएक्शन होती है, इसको हम समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये सब्स्टिट्यूट करना, जगह ले लेना। देखो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव। देखो जो सैचुरेटेड है, जिसका पेट भरा हुआ है, जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन है, उसको कभी भी रिएक्शन करने का मन नहीं करेगा, इसीलिए ये क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। और अनरिएक्टिव को हम इनर्ट बोलते हैं। इनर्ट गैसेस होती है ना हमारे पास, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारी की सारी इनर्ट गैसेस होती हैं। इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये है CH4, तो CH4 में जब आप Cl2 ऐड करोगे, और यहाँ पर मैं बोल दे रही हूँ H म्यू का मतलब होता है कि सनलाइट प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि मैंने कहा एक एक करके ये रिप्लेस करता है, तो पहली बार में ये क्या बना देगा, CH3Cl बना देगा और HCl बन जाएगा। ये क्या, इसको ऐसे समझो कि ये है CH4, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर आपका Cl2 है, ऐसे। ये क्या करता है, ऐसे HCl बना देता है और ये वाला Cl यहाँ जुड़ जाता है हाइड्रोजन को हटा करके। बस यही तरीका समझ लो याद रखने का। अब ये CH3Cl, इसको वापस से क्या करो, इसमें क्लोरीन का एडिशन करो, प्लस क्लोरीन और सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये क्या करेगा, वापस से CH3, अब CH3 के बजाय ये CF2 हो जाएगा और यहाँ पर Cl2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक हाइड्रोजन इसने फिर से हटा करके क्लोरीन को बिठा दिया, और जो दूसरा वाला क्लोरीन था वो एक जो जिस हाइड्रोजन को हटाया उसके साथ बॉन्ड बना लेगा और HCl वापस से रिलीज कर देगा, ठीक है। अब क्या करो, वापस से इसका रिएक्शन करवाओ, मतलब CH2 Cl2, इसका जब आप वापस से रिएक्शन कराओगे क्लोरीन के साथ में, तो ये क्या करेगा, अब की फिर से हटा देगा और ये ऐसा बन जाएगा। वापस से इसका रिएक्शन अगर करवाओगे क्लोरीन के साथ में, तो ये क्या करेगा, CCl4 बना देगा। अब ये क्या बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया, ठीक है। मतलब कार्बन जो है 4 बॉन्ड अब अपने कंप्लीट कर चुका है, अब क्लोरीन ऐड नहीं हो सकता, ऑलरेडी इसके 4 बॉन्ड बन गए, ठीक है। वैसे हम कार्बन में क्लोरीन का एडिशन करवा रहे थे, और कैसे करवा रहे थे, एक एक हाइड्रोजन को हटा करके। तो मतलब मैंने कहा ना, जगह लेता है, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये काम खाली सनलाइट के प्रेजेंस में ही हो सकता है। अब देखो हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, जैसे कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। इथेनॉल क्या होता है, जहां पर 2 कार्बन हो और अल्कोहल है, अल्कोहल की प्रेजेंस है। इथेनोइक एसिड क्या होता है, जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, 2 कार्बन वाले, ठीक है। इथेनॉल जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, ये तो मुझे बताने की नीड है नहीं कि अल्कोहल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल, तो इथेनॉल कॉमनली अल्कोहल ही इसको बोलते हैं हम, इथेनॉल विथेनॉल नहीं बोलते रियल लाइफ में, अल्कोहल ही बोलते हैं। और काफी सारे अल्कोहलिक ड्रिंक में ये एकदम एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मतलब इसी को डालते हैं हम, क्योंकि ये क्या है, अच्छा सॉल्वेंट है पानी में, और मतलब सॉल्वेंट का मतलब यही है कि पानी में अच्छे से घुल जाए, और वैसे भी काफी सारी चीजों में जो चीज घुलती है उसको भी हम बोलते हैं कि गुड सॉल्वेंट है। इसीलिए हम इसका यूज मेडिसिन वगैरह में भी करते हैं, जैसे टिंक्चर आयोडीन और कफ सिरप में, और भी कई सारे टॉनिक्स में हम इथेनॉल का अच्छा यूज करते हैं। तो इथेनॉल पानी में काफी अच्छा घुल जाता है, अच्छे से घुल जाता है। इसका थोड़ा सा भी अगर आप कंजम्पशन करते हैं, अगर आपने 98% पानी में 2% इथेनॉल भी मिला दिया, तो भी एकदम इंसान को देख के आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ड्रंकेननेस की कंडीशन में, मतलब अच्छा खासा शराबी है, खूब ज्यादा इसने जो है अल्कोहल कंजम्पशन करा होगा, क्योंकि इथेनॉल होता ही ऐसा है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी भी अगर आप क्वांटिटी लेते हैं तो वो इंसान को एकदम ही बेहोश कर देता है, एकदम उसके जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो सही से नहीं काम कर पाते, ठीक है। आप देख सकते हैं सोडियम लिखा हुआ है, ये अल्कोहल है। तो जब भी सोडियम और अल्कोहल का रिएक्शन होता है तब क्या बनता है, सोडियम इथॉक्साइड बनता है। हमें याद है कि सोडियम जो होता है, सोडियम कैसा बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है,
इसीलिए यहाँ पर आपको प्लस माइनस साइन दिख रहा है। अब ये याद रखना बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही इजी है। क्या करना है, कुछ भी नहीं, ये जो 2 सोडियम देख रहे हो, इसी को हाइड्रोजन की जगह से हटा के बस जोड़ देना है, ठीक है। और ये क्या बना लेगा, सोडियम इथॉक्साइड। जहां पर ऑक्सीजन है वहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सी लग जा रहा है, ऑक्साइड लग जा रहा है, ठीक है। और H क्यों लग रहा है, क्योंकि 2 कार्बन प्रेजेंट थे। और सोडियम क्यों लग रहा है, क्योंकि सोडियम ही ऐड हुआ है, तो नाम ऐसे याद रख सकते हो, सोडियम इथॉक्साइड। और हाइड्रोजन रिलीज हुआ है। अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अल्कोहल जब भी सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन को रिलीज करता है। विद इथेनॉल अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथॉक्साइड कैन रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देती है, ठीक है। यहाँ पर आपका आता है आपका इथेनॉल है। इथेनॉल का रिएक्शन जब आप हॉट कंसेंट्रेटेड एसिड के साथ करवाते हैं, H2SO4 के साथ, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत ही तगड़ा एसिड होता है, ठीक है। कंसेंट्रेटेड एसिड के साथ जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये इथीन दे देता है। ये इथीन देता कैसे है, देखो कुछ नहीं करना, इधर से क्या करो, OH निकाल लो, इधर से H निकाल लो, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, CH2 बचा, और यहाँ से आपने क्या करा था, OH को हटा लिया था। अब आपने इधर से एक H गायब करा और इधर से OH गायब करा, मतलब आपने 2 बॉन्ड हटा लिए, उन्हीं दोनों बॉन्ड्स को यहाँ पर लगा देना है, खत्म बात, ठीक। इसको हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, मतलब हमने पानी निकाल लिया है, ठीक है। तो कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, मतलब इथेनॉल से पानी निकालने का काम किसका है, कंसेंट्रेटेड एसिड का है। अब मैं बड़ी फनी सी भाषा में आपसे बोलूं तो अगर कभी भी आपको लगे अल्कोहल में पानी मिला दिया गया है, तो आप क्या करो, उसमें H2SO4 मिला दो, मतलब कंसेंट्रेटेड एसिड मिला दो, वो क्या करेगा, सारा का सारा पानी उसका निकाल देगा, ठीक है, और इथीन बना देगा। हालांकि फिर अल्कोहल अल्कोहल नहीं रह जाएगा, एक नया सब्सटेंस बन जाएगा जिसको हम इथीन बोलते हैं। एक खास बात, ये जो रिएक्शन होती है 443 केल्विन पर होती है, बहुत ही हाई टेम्परेचर है, ठीक है। इस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है। इस पूरी पोर्शन में बताया गया है कि अल्कोहल लिविंग बींग्स पर कैसे इफेक्ट करता है। देखो, लार्ज क्वांटिटी में अल्कोहल जब कंज्यूम करा जाता है तो धीरे धीरे आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो कर देता है और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी डिप्रेस कर देता है। देखो, मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब है कि हमारी बॉडी का जो भी यंत्र तंत्र जो काम कर रहा है, डाइजेशन का है, एक्सक्रीशन का है, ठीक है, और जो भी मेन प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं, उन सारे प्रोसेसेस को स्लो कर देना, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारी दिमागी हालत की बात हो रही है, जहां पर हमारा दिमाग अच्छे से काम कर रहा होता है, वो डिप्रेस हो जाता है अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेंटल कंफ्यूजन, ड्रॉजीनेस, लोअरिंग ऑफ नॉर्मल इनहिबिशंस, फाइनली स्टूपर, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपको लाता है, ठीक है। बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है इंसान के अंदर, और इंसान क्या करता है, काफी रिलैक्स फील करता है विदाउट रियलाइजिंग दैट हिज सेंस ऑफ जजमेंट, सेंस ऑफ टाइमिंग एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हैव बीन सीरियसली इम्पेयर्ड। मतलब इंसान को ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत रिलैक्स्ड हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, बिना ये जाने हुए कि उसका जो सेंस ऑफ जजमेंट है, मतलब जो एक क्षमता होती है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, इस चीज को जज करने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। सेंस ऑफ टाइमिंग खत्म हो जाती है, मतलब पता नहीं चलता है कि हमें कब क्या करना है, क्या कर रहे हैं हम, कुछ भी नहीं पता चलता। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, देखते हो लोग खड़े भी नहीं हो पाते हैं, ठीक है। काफी तरीके से हमारी बॉडी अच्छे से सीरियसली इम्पेयर्ड हो जाती है। अनलाइक इथेनॉल, इनटेक ऑफ मिथेनॉल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी कैन कॉज डेथ। ये तो मैं बताने ही वाली थी। जब हम इथेनॉल बनाते हैं, इथेनॉल बनाते समय इंसान उसको कंज्यूम कर ले, ठीक है, जिंदा है, लेकिन अगर गलती से उसने क्या करा, मिथेनॉल को कंज्यूम कर लिया, ओ माय गॉड, इंसान बच ही नहीं सकता, ठीक है। इतनी खतरनाक होती है मिथेनॉल, है तो एक टाइप ऑफ अल्कोहल ये भी, बट इसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते। थोड़ा सा भी अगर हमने कंज्यूम कर लिया तो हमारी डेथ हो सकती है। मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू मिथेनल इन द लिवर। लिवर में क्या होता है कि मिथेनॉल जो होता है लिवर में जा करके इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो कि मिथेनल बना लेता है। और मिथेनल क्या करता है, बहुत जल्दी से रिएक्शन इसका होता है विद द कंपोनेंट ऑफ सेल, मतलब हमारी सेल के कंपोनेंट्स का इसका रिएक्शन होता है, और ये हमारे सेल के प्रोटोप्लाज्म को कोगुलेट कर देता है, मतलब वो खत्म कर देता है। इन मच द सेम वे एज एन एग इज कोगुलेटेड बाय कुकिंग। जैसे एक अंडे को जब हम कुक करते हैं तो उसका जैसे ऑमलेट बन जाता है, देखा है ना आपने, बिल्कुल वैसे ही मिथेनल जो होता है वो हमारे प्रोटोप्लाज्म का कोगुलेशन कर देता है। तो हमारा हाल बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे अंडे का हाल तब होता है जब हम उसको कुक करते हैं। समझ आ रही बात। मिथेनॉल ऑल्सो इफेक्ट द ऑप्टिक नर्व कॉजिंग ब्लाइंडनेस। मिथेनॉल ऑप्टिक नर्व को भी इफेक्ट कर सकता है, मतलब इंसान अंधा भी हो सकता है। इथेनॉल इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। तो इथेनॉल इंडस्ट्रियल पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है, काफी अच्छा सॉल्वेंट है।
To prevent the misuse of ethanol produced for industrial use, it is made unfit for drinking by adding poisonous substances like methanol to it. मतलब लोग इथेनॉल को ना पी सके, ठीक है, इसको इंडस्ट्रियल यूज के लिए ही बचाया जा सके, इसका मिसयूज ना हो, इसलिए इसको पीने के लिए अनफिट कर दिया जाता है। इसमें हम पॉइजनस सब्सटेंस डाल देते हैं जैसे कि मेथनॉल, ताकि इसे लोग कंज्यूम ना कर पाए। डाइज आर ऑल्सो एडेड इन कलर, मतलब डाइज वगैरह भी इसमें ऐड कर देते हैं ब्लू कलर की, ताकि जो है इसको आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सको, और इसको हम डीनेचर्ड अल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि अल्कोहल को एज अ फ्यूल हम कैसे यूज करते हैं। शुगर केन प्लांट आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। तो शुगर केन प्लांट जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट एफिशिएंट कन्वर्टर है ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो काम है वो शुगर केन प्लांट का है। शुगर केन का जो जूस होता है इसको हम प्रिपेयर करते हैं मोलेसेस को प्रिपेयर करने के लिए, जिसको फर्मेंट करके हम अल्कोहल यानी इथेनॉल बना लेते हैं। Some countries now use alcohol as an additive in petrol since it is a cleaner fuel which gives rise to only carbon dioxide and water on burning in sufficient air। जो हमें पता ही ये चीज ऑलरेडी हम जानते हैं कि जब कभी भी हम अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन जब करते हैं तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है, क्लीन फ्लेम के साथ देता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर देता है, ये सारी चीजें हमें मिलता है। इसीलिए कुछ कंट्रीज क्या करती हैं कि अल्कोहल को पेट्रोल में एज एन एडिटिव मिला देती है, मतलब ऐड कर देती है पेट्रोल में, क्योंकि ये बर्न होने के बाद एकदम हमें क्लीन फ्यूल देता है, की वजह से पेट्रोल में इसको मिला देते हैं कुछ कंट्रीज के लोग। प्रॉपर्टीज, इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। हमने इथेनॉल के बारे में काफी कुछ जान लिया, अब हम इथेनॉइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। इथेनॉइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से बिलोंग करता है। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर कॉल्ड विनेगर। विनेगर सिरका आप सबने सुना होगा। तो जब कभी भी हम 5 to 8% का मतलब है कि जैसे सपोज करिए 95% पानी में 5% क्या मिला दे, इथेनॉइक एसिड मिला दे, तो सिरका रेडी हो जाता है। या फिर दूसरा है कि 5 to 8 बोला है ना, तो हम 92% पानी में 8% अगर हम मिला देते हैं इथेनॉइक एसिड, तो भी वो क्या रहता है, पीने लायक रहता है, मतलब विनेगर हो जाता है हमारा, तो भी खाने लायक मतलब होता है। तो हम पिकल्स में यूज करते हैं, अचार में यूज करते हैं। जब हम अचार में इसको मिला देते हैं तो अचार हमारा खराब नहीं होता, प्रिजर्वेटिव के लिए यूज करते हैं हम इसको, प्रिजर्व करने के लिए। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है प्योर इथेनॉइक एसिड का इतना होता है 290 केल्विन, इसीलिए ये जो है ठंडियों के मौसम में फ्रीज भी हो जाता है, जम जाता है। तो इसीलिए इसका एक नया नाम इसको हम देते हैं फ्रीज होने के बाद, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑलरेडी हमें पता है। इथेनॉइक एसिड, जहां ओइक एसिड आ गया वहां कार्बोक्सिलिक एसिड का ये मेंबर है। अब HCl वगैरह को हम मिनरल एसिड बोलते हैं, विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जो होते हैं वीक एसिड होते हैं, HCl वाले स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। HCl हो गया, H2SO4, ये सारे के सारे बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, तभी तो देखो इथेनॉइक एसिड को हम खा भी ले रहे हैं एक तरीके से, हमें कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अब आप कह दो HCl खा लो तो उसको हम खा नहीं सकते हैं, H2SO4 इसको भी हम खा नहीं सकते हैं। ठीक है, इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन देखो, ये आपका इथेनॉइक एसिड है, इसका रिएक्शन कैसे होता है। इथेनॉइक एसिड में जब इथेनॉल मिला दोगे तो ये एस्टर बना देता है। एस्टर अगेन एक न्यू फंक्शनल ग्रुप है जिसके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं है, मीन्स आपके सिलेबस में लाइक जो फंक्शनल ग्रुप जहां पर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वहां पर एस्टर का जिक्र ही नहीं हुआ है। RCOR, इसको हम बोलते हैं एस्टर। मतलब इधर भी कार्बन की लंबी चेन हो और इधर भी कार्बन की लंबी चेन हो, जरूरी नहीं है दोनों चेन बराबर हो, इसलिए इसको R' बोला गया है। और इस तरह से बीच में क्या हो, COO बॉन्ड है। ठीक है, ध्यान से देखो, इधर CH3 है और इधर क्या है, CH2CH3 है, दोनों R सेम नहीं है और बीच में क्या है, COO है। ये एस्टर की पहचान है। तो ये कैसे बन रहा है, कुछ नहीं करना, इधर से OH निकालो, इधर से H निकालो, ध्यान से देखो, ये पानी बन गया और ये वाली चीज को इसके साथ ज्वाइन कर दिया, सिंपल, और कुछ नहीं हुआ है। यही CH3 आप यहां पर देख रहे हैं और इस पूरी चीज को उठा करके क्या करा गया, इधर लगा दिया गया है CH2 के साथ में, सिंपल। तो मतलब ये भी एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें वाटर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है और एस्टर बन रहा है। इसको बोलते हैं एस्टर के बनने का मतलब है एस्टरिफिकेशन बोलते हैं इसको। एस्टर आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अल्कोहल। तो जब एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होता है तो एस्टर बनता है। ये जो ऊपर एसिड लिखा हुआ है ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को आगे बढ़ाओ, ठीक है, रिएक्शन को और तेज करो। तो एस्टर क्या होता है, एस्टर जो है स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, जो परफ्यूम वगैरह होते हैं उसमें इसका यूज होता है फ्लेवरिंग एजेंट की तरह। जैसे आप देखते हो अलग अलग फ्लेवर के आते हैं ना परफ्यूम वगैरह, अलग अलग लाइक खुशबू होती है सबकी अलग अलग, तो वो एस्टर का काम होता है
On treating with sodium hydroxide, which is an alkali, the ester is converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid. तो जैसे आपका ये एस्टर बन गया, जब इसी एस्टर को वापस से आप एल्कली कौन है इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप इसका रिएक्शन करा, एल्कली मतलब बेस होता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपको वापस से अल्कोहल दे देता है और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। अभी ऐसे नहीं समझ में आता है, ये हम रिएक्शन देखेंगे तभी समझ आएगा। जैसे ये रिएक्शन हमें दी हुई है, ये आपका एस्टर ही है, जैसे ये दिख रहा है ना RCOOR जैसा कुछ, ये तो ये वही है। इसका रिएक्शन NaOH के साथ हुआ है, तो इसने क्या बनाया, C2H5OH बनाया, C2H5 और OH बनाया, और जो बाकी का Na था वो इसके साथ जुड़ गया है, जिसको हम बोल रहे हैं CH3COONA। इसी को बोल रहे हैं कि ये सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि एसिड से ही मिला था ना हमको, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। मतलब ऐसा लग रहा है कि H को हटा करके Na जोड़ दिया गया। ध्यान से इसको देखो, CH3COONA, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CH3COOH, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट था वो, ठीक है। और हमने ये चीज पढ़ाई थ्योरी में, हमें वापस से अल्कोहल मिल जाता है, जो कि हमें मिल ही गया है। तो इस तरह से मतलब रिएक्शन वगैरह याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है, बस खाली इधर उधर कर देना होता है। आपके अभी के लिए आप यही समझ सकते हैं, जो याद करने का बेस्ट तरीका है वो यही है कि CH3CO को आपने Na के साथ ज्वाइन कर दिया और C2H5 को आपने OH के साथ ज्वाइन कर दिया, खत्म बात, और कुछ नहीं करना। बाकी थोड़ा बहुत याद ये रखो कि जब कभी भी एस्टर का रिएक्शन हम वापस से करवा देते हैं एल्कली के साथ या बेस के साथ, तभी हमें अल्कोहल फिर से दे देता है और सोडियम सॉल्ट बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, खत्म बस। एक बात और मुझे बतानी थी कि कैसे पता करोगे कि इसके साथ Na जुड़ेगा कि इसके साथ Na जुड़ेगा। देखो, सोडियम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनना चाहिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड यही वाला तो था, ये तो अल्कोहल वाली चीज थी, आपको याद हो, इसलिए इसी के साथ जुड़ रहा है वो, ठीक है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। बेस के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तब क्या होता है, लाइक मिनरल एसिड, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव अ सॉल्ट, जिसको हम सोडियम एसिटेट बोलते हैं। जब इसका रिएक्शन NaOH के साथ होता है, किसका, अल्कोहल का, तो ये वाटर निकाल रहा है अगेन H2O, ठीक है, और बाकी का जो बचा हुआ है उसको Na के साथ जोड़ दो, तो ये फिर से क्या है, सोडियम सॉल्ट बन गया है, किसका, अल्कोहल का, जिसको हम सोडियम एसिटेट बोलते हैं, ठीक है। हाउ डज इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपका इथेनोइक एसिड है, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, H2O बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और RCOONA बनता है, बस याद रखना है आपको इस चीज को। कैसे याद रखना है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। ये जो आपका RCOO है ना, इसको Na के साथ ज्वाइन कर देना है हमें, ठीक है। इसके अलावा H2O बना देना है और कार्बन डाइऑक्साइड बना देना है। जहां कहीं भी हमारा कार्बोनेट होता है वहां से समझ लो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलना है और H2O मिलना ही है, ठीक है। बस इसको आपको याद रखना है अच्छे से। और ये हमारा क्या है, अल्कोहल है, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो सोडियम देखो बन वही चीज रहा है, CH3COONA ही बन रहा है, लेकिन इसके साथ साथ H2 एंड CO2 भी बन रहा है। अब हम आ गए हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे, सोप एंड डिटर्जेंट। इससे रिलेटेड एक लाइन हमारी छूट गई है, एक सेकेंड, ये रही। दिस रिएक्शन इज नोन एज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सेपोनिफिकेशन का मतलब होता है इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप, मतलब सोप की प्रिपरेशन के लिए इस रिएक्शन का यूज होता है। सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब तक समझ गए होंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नमक का क्या मतलब है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा और वहां से हाइड्रोजन को हटा करके सोडियम आ गया होगा या पोटेशियम आ गया होगा, उसी को हम बोल देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का नमक है ये, ठीक है। और इसी का इस्तेमाल हम सोप बनाने में करते हैं, सोप की प्रिपरेशन में करते हैं। और अब हम वही पढ़ने वाले हैं। जो भी हमारा नेचर में जो डर्ट होता है वो ऑयली इन नेचर होता है, ठीक है, ऑयल होता है। ऑयल जो होता है वो पानी में घुलता नहीं है। मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑलरेडी हमने ये लाइन पीछे पढ़ ली है। आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरैक्ट विद वाटर वाइल कार्बन चेन इंटरैक्ट विद ऑयल। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड पहले बनाते हैं, COO और H, और इसके साथ में सपोज करो यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। तो अब क्या करो, ये वाले हाइड्रोजन को हटा दो और यहाँ पर K लगा दो, या यहाँ पर आपने Na लगा दिया, तो ये एक तरीके का साबुन बन गया, सोप बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें दो बातें हैं। देखो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, करेक्ट है। तो इसमें दो बातें हैं, ये है कार्बन एंड, कार्बन एंड मतलब कार्बन जिस तरफ है, और ये क्या है, आयनिक एंड है, आयन से हमारे प्लस माइनस वाले, है ना। तो आयनिक एंड वाली जो चीज होती है वो पानी के साथ इंटरेक्ट करती है, क्योंकि इसका रिएक्शन पानी के साथ होता है। और ये जो कार्बन वाली चीज है इसका इंटरेक्शन किसके साथ होता है, ऑयल के साथ होता है।
क्योंकि कभी भी पानी तो डर्ट में नहीं घुल सकता ना। इसका रिएक्शन पानी के साथ और इसका रिएक्शन किसके साथ? डर्ट के साथ, ऑयल के साथ। इसी को बोल रहे हैं हम कि ये पानी वाला एंड है, इसको बोल रहे हैं हम कार्बन वाला एंड है। एक एंड होता है हाइड्रोफिलिक और एक एंड होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक पानी वाले एंड को बोलते हैं, मतलब जो पानी के साथ जाके जुड़े, जैसे पानी के साथ जिसका रिएक्शन हो जाए। और एक होता है हाइड्रोफोबिक, जैसे ये वाली चीज। अब ये पानी में कभी नहीं घुल सकता, इसलिए पानी से रिएक्शन भी नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज है। तो सोप मॉलिक्यूल्स दस फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसल्स। तो इस तरह से मिसल्स बनाते हैं, जो आगे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये चीज। अब मान के चलो ये वही सोडियम वाली जो एंड है जो मैं आपको दिखा रही थी, इसका रिएक्शन डायरेक्टली इसी गंदगी से होगा, इसी ऑयल ड्रॉपलेट से होगा। ऐसे मिसल्स बना लेते हैं। वाइल आयनिक एंड फेस आउटसाइड, आयनिक एंड आउटसाइड होता है और कार्बन वाला एंड होता है वो इनसाइड होता है, जहां पर डर्ट होती है। दिस फॉर्म्स एन इमल्जन इन वाटर। द सोप मिसल दस हेल्प इन पुलिंग आउट डर्ट इन वाटर। इस तरह से ये जो सोप मिसल है, ये डर्ट को खींचने में हेल्प करता है और हम अपने कपड़े वॉश कर लेते हैं, साफ हो जाते हैं। अब जैसे ये वाली चीज है, इसमें ये सोप का एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड और एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड, जैसा अभी मैंने बताया। जैसे देखो, कपड़े आपने पानी में भिगो दिए हैं, तो पानी चारों तरफ क्या है, कपड़े को अच्छे से ढक चुका है। अब आपका साबुन कैसे पानी के साथ कंबाइन होगा, आई मीन डर्ट के साथ कैसे कंबाइन होगा? तो जैसे सपोज करिए कि ये आपका पीस ऑफ क्लोथ है, इसमें इसमें कई सारी जगह पर पानी 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 है, बहुत जगह पानी पानी है। ठीक है, तो कैसे इस पानी को मतलब यहाँ से बिल्कुल हटाया जाए और जो डर्ट है वो एकदम रूबरू हो सके सोप के साथ में? तो हम क्या करते हैं, जो आयनिक एंड होता है सोप का, वो पानी को इंटरेक्ट करवा लेता है। जब पानी सबके साथ, जैसे क्या है, पानी जब सबके साथ मिल लेगा आयनिक एंड के साथ, तो जो डर्ट है वो फ्री हो गया। वरना पहले डर्ट के साथ पानी भी था। तो अब जो डर्ट है, उस डर्ट से कौन मिलेगा? हाइड्रोफोबिक एंड मिलेगा। वो हाइड्रोफोबिक एंड की हेल्प से ऑयल का रिएक्शन होगा और ऑयल को हम आसानी से खींच पाएंगे, बाहर कर पाएंगे और आसानी से हमारे कपड़े को साफ कर पाएंगे। These molecules have unique orientation that keeps the hydrocarbon portion out of the water। मतलब इस तरह से इनका ओरिएंटेशन ही ऐसा होता है, इस तरह से ये मतलब अंदर जाते हैं कि आसानी से सारी की सारी डर्ट को बाहर कर लेते हैं, हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ द वाटर। Thus, cluster of molecule in which the hydrophobic tails are in interior of the cluster and ionic ends are on the surface of the cluster। मतलब इस तरह से होते हैं कि जो आयनिक एंड होता है सरफेस पे होता है और जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो अंदर होता है, इंटीरियर के साइड में, क्योंकि डर्ट हमेशा कपड़े के अंदर होगा, वो बाहर नहीं होगा। इसीलिए हाइड्रोफोबिक एंड अंदर होता है और हाइड्रोफिलिक एंड बाहर होता है। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड अ मिसल। इसी फॉर्मेशन को हम मिसल बोलते हैं। सोप इन द फॉर्म ऑफ अ मिसल इज एबल टू क्लीन। इस तरह से ये जो है डर्ट को क्लीन कर सकता है। सिंस द ऑयली डर्ट विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसल, the missile stay in solution as a colloid and will not come together to precipitate of ion-ion repulsion. Thus, the dirt suspended in the missile is also easily rinsed away. The soap missile are large enough to scatter light, hence the soap solution appears cloudy. कि सोप जो है मिसल के फॉर्म में ही क्लीन कर पाता है कपड़े को, और क्योंकि जो ऑयली डर्ट है वो कलेक्ट हो जाएगा सारा का सारा सेंटर में, मिसल के सेंटर में, तो मिसल जो है, मिसल स्टे इन सॉल्यूशन एज अ कोलॉइड। तो मिसल एकदम कोलॉइड की तरह सेंटर में रह जाता है और बाहर नहीं आता है प्रेसिपिटेट की तरह, आयन आयन रिपल्शन की वजह से। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या आपने कभी ऑब्जर्व करा है, नहाते समय द फोम इज फॉर्म्ड विद डिफिकल्टी एंड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस स्कम रिमेन्स आफ्टर वॉशिंग विद वाटर। कभी कभी क्या होता है कि फोम अच्छे से नहीं बन पाता है, और क्या है कि कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस स्कम टाइप का कुछ वैसे ही रह जाता है, मतलब सॉल्युबल नहीं हो पाता, वैसे ही रह जाता है। दिस इज कॉज्ड बाय रिएक्शन ऑफ सोप विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, जिससे कि पानी हमारा हार्ड हो जाता है, हार्डनेस ऑफ वाटर जिसको हम बोलते हैं। तो इसके लिए आपको काफी ज्यादा अमाउंट में सोप चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम डिटर्जेंट बोलते हैं। क्लींजिंग एजेंट की तरह हम इनको भी यूज करते हैं। डिटर्जेंट का काम क्या है, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड होते हैं या फिर अमोनियम सॉल्ट होते हैं विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस। ठीक है, बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, इनके पास भी हाइड्रोकार्बन चेन बहुत लंबी होती है। Charged end of these compounds do not form insoluble precipitate with calcium and magnesium ions in water, in hard water। तो जो प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई, इसलिए क्या है, ये प्रॉब्लम ओवरकम हो गई और हम हार्ड वाटर जो है दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में भी अच्छे से काम करते हैं। इसलिए डिटर्जेंट का यूज हम शैम्पूज वगैरह बनाने में भी करते हैं और कपड़े भी धोने में करते हैं, और सोप का यूज हम नहाने में कर लेते हैं। इस तरह से हमने अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी को चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी एनर्जी अच्छे से लगा दी आपको समझाने में।
मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क था इस चैप्टर को लेकर के वो ये था कि मैं आपको ना सिर्फ चैप्टर समझाऊं बल्कि आसान भाषा में भी समझाऊं। क्योंकि क्या है, अगर मैं समझाने पे आ गई और आपको लाइक टर्म्स ही बहुत टफ लग रहे हैं कि अरे ये क्या बोल दिया वो क्या बोल दिया, तो कोई फायदा नहीं है फिर। इसलिए मेरे लिए बहुत ही जरूरी था कि मैं चैप्टर समझाते समझाते इजी से इजी लैंग्वेज का यूज करूं, जो डेली लाइफ में यूज होने वाली लैंग्वेजेस होती हैं, जिनको याद रखना आसान हो, रिएक्शंस को आसानी से कैसे लर्न करे, थोड़ा बहुत ट्रिक वगैरह मैंने बताने की कोशिश करी है। अभी के लिए ये मत समझना कि ट्रिक है तो मतलब कोई तरीका नहीं है ऐसा वैसा करके, लाइक कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ ट्रिक है क्या। तो अभी के लिए तो यार कोई ऐसा लॉजिक आपके जानने के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप ट्वेल्थ में जाएंगे आप मैकेनिज्म वगैरह सीखेंगे, 11th में आप मैकेनिज्म सीखेंगे, वहां पर इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अभी के लिए बस आप रिएक्शन को याद कर लीजिए, यही बहुत है। Signing off with this, I hope the chapter is very much clear, very, very clear. We have completed this large chapter in the three parts. Please do watch all the parts and understand the chapter easily, and each and everything you have to understand. Do not leave a single thing.